बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्लाइकोलिसिस और उसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा ग्लूकोन्यूजेनेसिस पे भी एक नज़र डालेंगे इंशाल्लाह। तो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें आखिर में हमारे पास एटीपीज जनरेट होते हैं और लैक्टेट या पायरुविक एसिड बन जाता है। ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ये ग्लाइकोलिसिस असल में दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्लाइकेस जिसका मतलब है स्वीट और लाइसिस यानी स्प्लिटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। इसका दूसरा नाम है एम्डन मेयरहाफ पार्नस पाथवे या EMP। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो फिर कम मिकदार में एटीपीज प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलिसिस का लिटरली मतलब ये है कि इसमें शुगर्स की स्प्लिटिंग होती है, यानी ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 3-3 कार्बन पर मुश्तमिल 2 मॉलिक्यूलों में स्प्लिट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के आखिर में हमारे पास 2 एटीपीज, 2 पायरुविक एसिड और 2 NADH बनते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स जरा देखिए। पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनता है। उसके बाद 2 मॉलिक्यूलों में इसकी स्प्लिटिंग होती है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। इसके बाद एक और स्टेप आता है जिसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाते हैं। अब इसके आगे जो स्टेप्स हैं वो 2 पाथवेज पैरेलल में चलते हैं। अब ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गए हैं 2। इससे आगे 2 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनेंगे। आगे इन दोनों से फिर 2 3 फास्फोग्लिसरेट बनेंगे, फिर 2 2 फास्फोग्लिसरेट बनेंगे। इसके बाद 2 फास्फोइनोल पायरुवेट बनेंगे और आखिर में 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस की एनिमेशन दिखाता हूँ जिसमें ये जितने मॉलिक्यूल्स आपने देखे इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी होंगे और कौन सा पार्ट किस मॉलिक्यूल का टूटेगा और किसके साथ बाइंड होगा ये चीज़ आप देखेंगे। इस तरह आपको ये ग्लाइकोलिसिस मेमोराइज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। और एक बात यहाँ पे नोट करें कि ये जो एनिमेशन होगा ये रियल में जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि एक आध स्टेप में मैंने जो एनिमेशन शो किया है वो रियल लाइफ में जो मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, क्योंकि इस दौरान एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन को कंट्रोल करने में, इसको कैटालाइज करने में। तो कुछ हिस्से एंजाइम के भी इसमें मतलब कि हिस्सा लेते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं शो किए हैं। जस्ट डायरेक्टली मैंने ये शो किया है कि किस मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट किस मॉलिक्यूल को मिलता है और कहाँ पे वो कौन सा पार्ट लूज कर रहा है। तो आइए अब मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि ये जो रेड बॉन्डेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और ये जो ब्लैक कलर में है ये स्ट्रक्चर ऑफ ATP है। तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील कर देता है। ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, यानी ATP का एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो इस तरह ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है और ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज कैटालाइज करता है। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में तब्दील कर देता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह इसको कन्वर्ट कर देता है। ये आप देखें, ये अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल आ गया है दिस इज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब हमारे पास एक नया एंजाइम आता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और इसके साथ साथ हमारे पास एक ATP मॉलिक्यूल भी इस रिएक्शन में शामिल है। अच्छा, अब क्या होगा,
अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनेगा। कैसे बनेगा ये आपको मैं अभी एनिमेशन में दिखाता हूँ। ये आप देखें, अब ये क्या बन गया, ये बन गया है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट और एटीपी किस चीज में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में। अब हमारे पास एक दूसरा एंजाइम आता है जिसे हम फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट अल्डोलेज कहते हैं। इसका काम यह है कि ये अब इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा 2-3-3 के मॉलिक्यूल वाले स्ट्रक्चर्स में। एक का नाम होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। आइए अब देखते हैं ये मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक होगा। ये देखें, अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आ गए, इन दोनों में 3-3 कार्बन के एटम्स हैं। ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट की है और नीचे जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की है। अब अगले रिएक्शन के लिए एक और एंजाइम आएगा जिसे ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज कहा जाता है। ये क्या करता है कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करता है, यानी ऊपर वाले मॉलिक्यूल को भी नीचे वाले मॉलिक्यूल में तब्दील कर देता है। कैसे करता है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, हमारे पास दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल आ गए। अब मैं एक मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता हूं क्योंकि पाथवे दोनों से जो रन होगा आगे वो एक जैसा होगा, उनके स्टेप्स एक जैसे होंगे। लिहाजा एक की मैं दिखा देता हूं, दूसरी की आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि ये दो पाथवे अब आगे पैरेलल में रन करेंगे। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब एक नया एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज और इस रिएक्शन में एक फास्फेट और एक NAD+ भी हिस्सा लेगा। इस रिएक्शन में हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनेगा। अब आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। ये अब हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बन गया। इसके बाद एक नया एंजाइम आता है जिसे हम फास्फोग्लिसरेट काइनेज कहते हैं और इसके साथ साथ एक ADP भी आ जाता है। अब ये ADP ATP में कन्वर्ट होगा और इस रिएक्शन में हमारे पास बनेगा 3 फास्फोग्लिसरेट। अब इसकी एनिमेशन जरा देख लें। ये देखिए, हमारे पास क्या बन गया, अब 3 फास्फोग्लिसरेट और एक ATP भी हमारे पास जनरेट हो गई। अब एक और एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ये अब 3 फास्फोग्लिसरेट को 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा। ये अब 2 फास्फोग्लिसरेट हमारे पास तैयार हो गया। अब आता है हमारे पास इनोलेज एंजाइम। इनोलेज का काम यह है कि अब ये 2 फास्फोग्लिसरेट को फास्फोइनोल फायरोएट में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस का आखिरी स्टेप है जिसको पायरुवेट काइनेज कैटालाइज करता है। इसमें भी एक ADP हिस्सा लेता है जो कि फिर बाद में ATP में कन्वर्ट होता है। इसकी मैकेनिज्म देख लें। ये देखें, हमारे पास एक ATP बन गया और आखिरी जो प्रोडक्ट है वो है पायरुविक एसिड या पायरुवेट, वो हमारे पास बन जाता है। अब इस पाथवे को विद स्ट्रक्चर्स और कंप्लीट इंफॉर्मेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स के नाम भी दिए गए हैं और जो सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके नाम भी हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी हैं। कहाँ कहाँ पे NADH बन रहा है और कहाँ पे ATP बन रहा है ये भी इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप देखें, पहले स्टेप में ATP कंज्यूम होता है, तीसरे स्टेप में ATP कंज्यूम होता है। इसके अलावा यहाँ पे इस स्टेप में एक NADH प्रोड्यूस होता है, इस वाले स्टेप में ATP प्रोड्यूस होता है और आखिरी स्टेप में भी ATP प्रोड्यूस हो रहा है। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे पे अगर आपने नजर डाली हो तो इसमें 3 इरिवर्सिबल काइनेज रिएक्शंस आपने देखे होंगे। एक है स्टेप नंबर 1 जिसको हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम कैटालाइज करता है। तीसरा स्टेप जिसे फास्फोप्रक्टोकाइनेज कैटालाइज करता है और आखिरी स्टेप जिसको पायरुवेट काइनेज कैटालाइज करता है। यही 3 एंजाइम
ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट भी करते हैं। अभी मैं वापस आपको पाथवे पे ले जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये 1, 3 और 10 कौन से स्टेप्स हैं। एक तो ये स्टेप है हेक्सोकाइनेज एंजाइम वाला, जिसमें एडीपी बन रहा है। एक ये तीसरा स्टेप है, इसमें भी एटीपी कंज्यूम होकर एडीपी बना रहा है। और ये आखिरी वाला स्टेप है जिसमें एटीपी बन रहा है। और इसमें एंजाइम्स देखें, हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम हैं जो हिस्सा लेते हैं और ये ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं। और आप देखें बाकी रिएक्शन में बैकवर्ड एरो भी मौजूद है। ये आप देखें इन सब में फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और ये बारीक सा बैकवर्ड रिएक्शन, इधर इधर इधर, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं एक्सेप्ट दीज 3। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है और ये भी इरिवर्सिबल है। लिहाजा 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस में और 3 एंजाइम्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। पहला एंजाइम हेक्सोकाइनेज, इसका जो इनहिबिटर है वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी अपना प्रोडक्ट। ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। लिहाजा इसका जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज और इसका जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो इसका अपना प्रोडक्ट है वही इसका इनहिबिटर है। फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से ये इसको इनहिबिट करता है। जब इसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है तो हेक्सोकाइनेज अपना काम स्टॉप कर देता है या स्लो कर देता है, और जब उसकी प्रोडक्ट जो है उसकी कंजप्शन हो जाती है तो हेक्सोकाइनेज दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा एंजाइम यानी तीसरे स्टेप वाला फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि मेजर रेगुलेटरी एंजाइम है और रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है ग्लाइकोलाइसिस में। इसके 2 इनहिबिटर्स हैं, एटीपी और सिट्रेट। एटीपी और सिट्रेट दोनों का मतलब यह है कि हमारे पास हाई एनर्जी अवेलेबल है। एटीपी भी एनर्जी है और सिट्रेट जो है वो थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल हमें एनर्जी यानी एटीपीज प्रोवाइड कर सकता है। तो लिहाजा इन दोनों की मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास एनर्जी की करेंसी मौजूद है, हमें मज़ीद करेंसी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इस वक्त इसको इनहिबिट होना चाहिए। तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। दूसरी जानिब एक्टिवेटर्स, एक तो एडीपी है और दूसरा एएमपी। दोनों का मतलब है लैक ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब हमारे पास जितनी मिकदार में एडीपी होगा और एएमपी बनेगा इसका मतलब है कि एटीपी कंज्यूम हो चुका है, लिहाजा अब ज़रूरत है कि पाथवे रन हो जाए। तो लिहाजा ये वाला एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। एक्टिवेशन के बाद ग्लाइकोलाइसिस रन होना शुरू हो जाता है और दोबारा से एटीपी बनना शुरू हो जाता है। आखिरी स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है पायरुवेट काइनेज। इसके 3 इनहिबिटर्स हैं, एटीपी, एसिटाइल कोए और फैटी एसिड्स, और इसका एक एक्टिवेटर है वो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। एनर्जी यील्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है और इस दौरान हमारे पास 1 एटीपी कंजम्पशन होती है। तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट होता है और इसमें भी 1 एटीपी की कंजम्पशन होती है। सातवें स्टेप में 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट तब्दील होता है 3 फास्फोग्लिसरेट में और इस दौरान एक रिएक्शन में 1 एटीपी बनता है, जबकि हमें पता है कि रिएक्शन इससे आगे 2 पैरेलल पाथवेज में चलता है, लिहाजा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में दिखा दिया कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के बाद जब वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद 2 पाथवेज रन होते हैं, लिहाजा जो भी चीज़ बनती है या कंज्यूम होती है वो 2 दफ़ा होती है। लिहाजा इधर जो एटीपीज बनेंगे वो 1 नहीं होगी, 2 एटीपीज बनेंगे और एक पाथवे में 1 बनता है, जबकि चूंकि 2 रन होते हैं तो 2 एटीपीज बनेंगे। इसी तरह फास्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान भी 2 एटीपीज जनरेट होते हैं। तो लिहाजा टोटल हमारे पास 2 की कंजम्पशन होती है और 4 प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप नेट को कैलकुलेट करें तो 4 - 2 = 2, तो 2 एटीपीज एज ए होल हमारे पास बनते हैं। एक दूसरी पाथवे है जिसे कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर को ग्लूकोज और फिर बाद में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस हमारे बॉडी के लिए ग्लाइकोजन और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है उस वक्त जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, यानी हम कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन बंद कर दें तो उस वक्त ग्लूकोन्यूजेनेसिस की पाथवे रन होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, जबकि ग्लूकोन्यूजेनेसिस में पायरुवेट कन्वर्ट होता है बैक इनटू ग्लूकोज।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस एग्जैक्ट रिवर्सल है ग्लाइकोलाइसिस का। इसमें जो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, मैंने अभी आपको जो दिखाया, सिवाय 3 स्टेप्स के जो इरिवर्सिबल थे, बाकी सारे रिवर्सिबल स्टेप्स थे। रिवर्सिबल स्टेप्स तो इसके सिमिलर हैं ग्लाइकोलाइसिस के, लेकिन जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं वो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस के आपस में मुख्तलिफ हैं। अब ग्लूकोन्यूजेनेसिस किन किन चीज़ों से ग्लूकोज बना सकता है, इसके सबस्ट्रेट्स क्या क्या हैं? मेजर सबस्ट्रेट्स में शामिल हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। इसमें सारे अमाइनो एसिड्स शामिल हैं जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं, सिवाय के और एल के। के मतलब लाइसिन और एल मतलब ल्यूसीन। दूसरा इसका सबस्ट्रेट है लैक्टिक एसिड। तीसरा है ग्लिसरॉल और चौथा है प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियोनेट। इनसे ये ग्लूकोज बना सकता है ये पाथवे। अच्छा, ये वाले अमाइनो एसिड्स और लैक्टिक एसिड वगैरह ग्लूकोन्यूजेनेसिस में कहाँ पे इंटर करते हैं? ये थ्रू पायरुवेट या ऑक्सैलोएसीटेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के जरिए से एंटर करते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस में। लिवर और किडनी जो है, दे आर द मेजर ग्लूकोन्यूजेनिक टिश्यूज। यहाँ पे आप ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस दोनों पाथवेज को देख सकते हैं। ये जो रेड कलर में है ये ग्लाइकोलाइसिस है और ब्लू कलर में ग्लूकोन्यूजेनेसिस है। ग्लाइकोलाइसिस को आप देखें, ये ग्लूकोज की तरफ से शुरू होकर पायरुवेट पे खत्म होता है, जबकि ग्लूकोन्यूजेनेसिस पायरुवेट से शुरू होकर ग्लूकोज पे खत्म होता है। दोनों के जो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं वो एक जैसे हैं। मसलन ये 2-फास्फोग्लिसरेट और फास्फोइनोल पायरुवेट के दरमियान जो स्टेप्स है उसको सेम एंजाइम यानी एनोलेज कैटालाइज करता है, और ये बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी। इसी तरह 3-फास्फोग्लिसरेट को भी सेम एंजाइम कैटालाइज करता है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से जा सकता है। जबकि पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और आखिरी स्टेप ये दोनों में मुख्तलिफ है। यानी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6-फास्फेट बनता है तो उसके लिए एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज, जबकि ग्लूकोन्यूजेनेसिस में जब ग्लूकोज 6-फास्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए ग्लूकोज 6-फास्फेटेज एंजाइम यूज होता है। तीसरे स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज होता है, जबकि ग्लूकोन्यूजेनेसिस में फ्रक्टोज 1,6-बिस्फास्फेटेज इस्तेमाल होता है। आखिरी स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट काइनेज इस्तेमाल होता है, जबकि ग्लूकोन्यूजेनेसिस में 2 स्टेप्स में, बल्कि कई स्टेप्स में डिवाइडेड है। आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा। ये पहले पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनाएगा, जिसके लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस्तेमाल होगा, और ऑक्सैलोएसीटेट से फास्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, जिसके लिए फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। ये वो आखिरी वाला स्टेप है जिसको मैंने अभी आपको बताया कि मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप देखें, फास्फोइनोल पायरुवेट से डायरेक्ट पायरुवेट बनता है, जबकि ग्लूकोन्यूजेनेसिस के पाथवे में पायरुवेट पहले इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट से बनेगा ऑक्सैलोएसीटेट, और इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड भी यूटिलाइज होगा और एक एटीपी भी इस्तेमाल होगा। इसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट से मेलेट बनेगा, और मेलेट के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, और इस दौरान एक NADH भी कंज्यूम होता है। मेलेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है, और बाहर आकर दोबारा से मेलेट डिहाइड्रोजिनेज इसको ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करता है, और इस दौरान दोबारा से एक NADH प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और इस रिएक्शन को फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज कैटालाइज करता है। ग्लाइकोलाइसिस के आखिरी स्टेप को ग्लूकोन्यूजेनेसिस में कई स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, और ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस के शुरू वाले स्टेप्स कंसिडर होते हैं। समरी चार्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोन्यूजेनेसिस। इसमें 2 अहम एंजाइम हैं जिसके जरिए से ग्लूकोन्यूजेनेसिस रेगुलेट होता है। एक है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और दूसरा है फ्रक्टोज 1,6-बिस्फास्फेटेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एज ए इनहिबिटर काम करता है, जबकि फास्टिंग इसके लिए स्टिमुलेटर का काम करता है। इसी तरह फ्रक्टोज 1,6-बिस्फास्फेटेज के लिए भी यही दोनों चीजें काम करती हैं, यानी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इसको इनहिबिट करता है, जबकि फास्टिंग इसको स्टिमुलेट करता है। इसके एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स में शामिल हैं एसिटाइल कोए और ADP। एसिटाइल कोए इसका एक्टिवेटर है और इनहिबिटर है इसका ADP। इसी तरह दूसरे एंजाइम का एक्टिवेटर है सिट्रेट, और इसका इनहिबिटर्स में शामिल हैं AMP और फ्रक्टोज 2,6-बिस्फास्फेट।
ये चीज़ें इसको एलोस्टेरिकली इनहिबिट करती हैं और एक्टिवेट करती हैं। ये कंपाउंड्स इन एंजाइम्स को एलोस्टेरिकली मॉडिफाई करके उसको इधर इनहिबिट या एक्टिवेट करते हैं। फिर आते हैं इंडक्शन और रिप्रेशन की तरफ। इंडक्शन और रिप्रेशन का मतलब ये है कि इन एंजाइम का बनना या तो स्टॉप हो जाता है या इन एंजाइम का बनना शुरू हो जाता है, जबकि एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन में ऐसा नहीं होता। उसमें एंजाइम का बनना बंद नहीं होता है या एंजाइम का बनना शुरू नहीं होता, बल्कि ऑलरेडी बना बनाया एंजाइम उसके साथ ये कंपाउंड्स बाइंड होके उसको रेगुलेट करते हैं। जबकि इंडक्शन रिप्रेशन में ये उसका बनना ही बंद कर देते हैं या उसका बनना शुरू हो जाता है। तो पहले एंजाइम के लिए जो इंडक्शन काज करता है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। तो ये हार्मोन्स हैं और इसको रिप्रेस कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। सेम इज द केस विद फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एक्टिविटी ऑफ दीज टू एंजाइम्स इज इंक्रीज्ड इन डायबिटीज मिलाइटस, यानी शुगर के मरीजों में इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोन्यूजेनेसिस। पहला सिग्निफिकेंस इसका ये है टू कीप द ब्लड शुगर लेवल स्टेबल। दूसरा ये कि टू रिप्लेनिश द लिवर ग्लाइकोजन। और तीसरा रेगुलेटिंग द एसिड बेस बैलेंस। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर अगले लेक्चर के लिए हम अगले हफ्ते आप लोगों से मुखातिब होंगे। और अगर आप पिछला और अगला लेक्चर देखना चाहते हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप अगला लेक्चर भी देख सकते हैं और पिछला लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।